जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले का हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। ये जो है प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 का न्यू प्रैक्टिस सेट आया। बहुत ही अच्छा बुक प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छा बुक है, इसलिए हर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिवीजन किया कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में ना क्वेश्चन देखने को इस बुक से मिलेगा। और बाकी यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवा ही रहे हैं। सबसे पहले आप लोग आपसे सॉरी बोलते हैं, क्योंकि इधर 2-3 दिन से क्लास नहीं आ पा रहा था, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब जो है ना रेगुलर क्लास आप लोग के आएगा। 2 प्रैक्टिस सेट तो बिहार पुलिस का डेली आएगा, एक यूथ पब्लिकेशन का और एक आएगा एक प्लेटफॉर्म का। जब यूथ पब्लिकेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद न्यू बुक, जो कोई अच्छा बुक रहेगा प्लेटफॉर्म, जो मार्केट में प्लेटफॉर्म जैसा बुक रहेगा कोई अच्छा बुक, उसको हम भी करवाएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और डेली शाम में 3 बजे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट होता है, एक टेस्ट ग्रुप अलग है, तो सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा जो है ना आपको एग्जाम में फ़ायदा करेगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है। बाकी इसका फुल डिटेल PDF जो है ना अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डिटेल PDF भी आप पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको करना है कर लीजिएगा। बाकी सारा PDF जो है इसके पीछे कुछ छूटा PDF है, उसको भी हम धीरे धीरे डाल देंगे सारा PDF। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी? 1 और 3 दोनों होगा। इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस भी होगा और क्या होगा, अवतल दर्पण भी होगा। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3.00 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? इसकी ऊंचाई कितनी होगी? बताइए क्या होगा। तो कह रहा है कि 3.0 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, उल्टा, और 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है कि 3.0 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। और इसकी ऊंचाई क्या होगी? 1.5 सेंटीमीटर होगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक किसके बराबर है? बताइए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक किसके बराबर है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? वोल्ट एम्पियर है। क्या है? वोल्ट प्रति एम्पियर है। और इसके पहले जो है ना 2 क्लास हम करवा चुके हैं। जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था ना 2023 में, जो रद्द हुआ था, जिसका भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका दोनों फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं। और दोनों का फुल डिटेल PDF जो है ना 20-20 पेज का था, सारा हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको लोग को ना बहुत फायदा होने वाला है। एक 3 लिंक दिखेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। एक है PDF ग्रुप है, एक टेस्ट ग्रुप है, एक करेंट अफेयर्स ग्रुप है। तो सभी ग्रुप ना ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल चुके हैं। उसी से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन फिर अगस्त में जो एग्जाम होगा उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा। तो अच्छे से इस बुक को कंप्लीट कीजिए और प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा जो एग्जाम रद्द हुआ है। और बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आपको आ रहा है वैसे कंटिन्यू आपको आते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं, बताइए कौन है? कह रहा है कि परमाणु क्रमांक वाला 10, 18, 36, 54 वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्रिय गैस है। क्या अक्रिय गैसें हैं? क्या अक्रिय गैसें? याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यौगिक CH3, CH2, CH3 का IUPAC नाम क्या है? बताइए यूपीएक नाम क्या है? यौगिक CH3, CH2, CH3 का यूपीएक नाम क्या है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है चूज द करेक्ट एडवर्ब। इसमें करेक्ट एडवर्ब चुनना है कि कौन सा करेक्ट एडवर्ब है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्ट है। क्या है? फास्ट, याद रखिएगा। क्या है? फास्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चूज द कंजक्शन इन द ऑप्शन। कह रहा है कि चूज द कंजक्शन इन द ऑप्शन, इसमें क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनलेस है। क्या है? अनलेस, याद रखिएगा, अनलेस है।
अनलेस कंजक्शन है क्योंकि इसके बाद जो है ना क्लाउज का प्रयोग होता है, जैसे अनलेस योर वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। याद रखिएगा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जाति का भाववाचक संज्ञा होगी, बताइए जाति की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, क्या है जातीयता है, क्या है जातीयता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में समूहवाचक संज्ञा है, क्या है बताइए। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है सेना है, क्या है सेना, याद रखिएगा। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो सेना, याद रखिए सेना है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, याद रखिएगा जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है ना, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अवयव क्या है बताइए। वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अवयव है, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे, क्या है धीरे धीरे अवयव है। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पे आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है इसमें क्या है ना कि CaOH के होल 2 + A अब क्रिया करवा रहा है CaCl2H2O से, तो क्या होगा, तब क्रिया प्रदान करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, इसका राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं जिनमें कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं, बताइए। कह रहा है कि वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं जिनमें से कितने जो है ना प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखें 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना है, तो 118 94 है, तो याद रखिएगा वर्तमान में कितना तत्व है, तो 118 है, कितना 118, और जिनमें से 94 जो है ना 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डैश के पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है, क्या होता है बताइए। कह रहा है कि डैश के पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखें 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा टी, बिच्छू बूटी, क्या है बिच्छू बूटी। कह रहा है कि बिच्छू बूटी के पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है, बिच्छू बूटी के पौधे की पत्तियों में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कर सकता है ना कि यहाँ पे दे देगा बिच्छू बूटी के पौधे की पत्तियों में कौन सा अम्ल होता है, याद रखिए मेथनोइक अम्ल होता है, क्या होता है मेथनोइक अम्ल होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य फोकस, क्या होगा मुख्य फोकस की ओर प्रतीत होता है। याद रखिएगा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थिर वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उसी तरफ मुख्य फोकस की ओर मुड़ जाती है, क्या होती है मुड़ जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, क्या है बताइए। कह रहा है कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है बी है। कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। कह रहा है कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा, कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16 में क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, बताइए। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, याद रखिए लिथियम है, क्या है लिथियम, याद रखिएगा। और लिथियम जो होता है ना सबसे हल्का धात्विक तत्व होता है, याद रखिएगा, और यह सबसे प्रबल अपचायक भी होता है। लिथियम जो होता है सबसे हल्का धात्विक तत्व होता है और लिथियम जो होता है प्रबल अपचायक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा एक और पॉइंट कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अगर पूछे आवर्त होते हैं तो 7 आवर्त होता है, 18 समूह व्यवस्थित किया गया है, 7 आवर्त 18 समूह को व्यवस्थित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकालने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकालने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कैंसर है, क्या है बताइए, कैंसर क्या है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 18 का ए होगा, क्या होगा ए।
अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। तो कह रहा है कैंसर क्या है, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। कैंसर क्या है, तो अनियंत्रित समसूत्री क्या है, विभाजन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, थाइमस। क्या है, थाइमस, याद रखिएगा, थाइमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एंजाइम होमोजेनसेटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी से किस बीमारी की हो जाती है, बताइए। कह रहे एंजाइम होमोजेनसेटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी से किस बीमारी में हो जाती है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी, एल्काइटोन्यूरिया। क्या है, एल्काइटोन्यूरिया है, याद रखिएगा। कह रहा है एंजाइम होमोजेनसेटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है, एल्काइटोन्यूरिया में हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, क्या, बताइए। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HBV है। क्या, HBV वायरस है, HBV वायरस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि कौन सा हार्मोन नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा हार्मोन नहीं है, इस ऑप्शन में बोल रहा है कौन सा हार्मोन नहीं है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी, हीमोग्लोबिन जो है हार्मोन नहीं है, लेकिन इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन ये सब क्या है, तो हार्मोन है। हीमोग्लोबिन क्या है, हार्मोन नहीं है। यह एक जो है ना प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है। इसी कारण जो है ना रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन हार्मोन कौन है, एड्रेनलिन है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि 23 नंबर, इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है, बताइए। इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइपेज। क्या है, लाइपेज, क्या है, लाइपेज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है, बताइए। क्या है, कॉमर्शियल रिसेप्टरी डिसऑर्डर। कह रहा है निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार कौन सा है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन में, याद रखिए, 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, सिलिकाम्यता होगा, सिलिकाम्यता, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि व्यावसायिक श्वसन विकार कौन सा है, का उदाहरण कौन है, सिलिकाम्यता होगा, सिलिकाम्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 कह रहा है कि फीमर या टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है, बताइए। कह रहा है कि फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कब्जा संधि होता है। कौन होता है, कब्जा संधि होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 पे, कह रहा है कि भ्रूण अनुपस्थित होता है, बताइए, किसमें। भ्रूण अनुपस्थित होता है किसमें। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवालों में होता है। क्या होता है, शैवालों में। लेकिन बायोफाइटस, अनावृतबीजी और टेरिडोफाइटस सब क्या होता है, उपस्थित होता है। लेकिन शैवालों में क्या होता है, भ्रूण अनुपस्थित होता है। लेकिन ब्रायोफाइटस, अनावृतबीजी और टेरिडोफाइटस में क्या होता है, उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि क्रेब्स चक्र क्या है, बताइए। क्रेब्स चक्र क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, अपचय उपचय दोनों है। क्या है, फोरेटिक है, याद रखिएगा। कह रहा है क्रेब्स चक्र क्या है, तो अपचय या उपचय दोनों है। क्वेश्चन नंबर 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी विस्फोट है। क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोटी, दालें और सब्जियां हैं, याद रखिए। रोटी, दालें और सब्जियां जो है ना संतुलित आहार का एक उदाहरण है। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन टिक कर दे रहे हैं। बाकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा, मैथ रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी होगा। क्या होगा, डी। 31 का बोले तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 पे आइए, 32 का बोले आंसर क्या होगा, 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 का बात करें, 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 33 का ए होगा। क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है 34 पे, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 34 का ए होगा। 34 का भी ए होगा। 35 नंबर आइए, मैं तो मैथ जी के क्वेश्चन है। कह रहा है कि 35 नंबर कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है, बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है।
तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो कह रहा है कि भारत में मृदा का विस्तार सही अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते होता है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी होती है। और नेक्स्ट याद रखिए जलोढ़ मिट्टी जो है ना, जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान एवं नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो होता है उत्तरी मैदान एवं नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में क्या होता है, पोटास और चूना का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। और लाल मिट्टी क्या होता है, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी में क्या होती है ना कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और लाल मिट्टी मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के कुछ भागों में, छोटानागपुर पठार में पाई जाती है। और काली मृदा का बात करेगा तो काली मृदा जो है ना मृदमय, गहरी और अपारगम्य होती है। इसमें लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है काली मिट्टी में। और लेटराइट मिट्टी में क्या होता है, लेटराइट मृदा उच्चतम तापमान और भारी वर्षायुक्त क्षेत्रों में विकसित होती है। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा, बाकी डिटेल आप PDF जब भेजेंगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी इसको जितना है ना क्लास को अच्छे से रिवीजन किया कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। लेकिन बशर्ते आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी याद होगा, ना कि क्वेश्चन देखें फिर क्लास को छोड़ दिए। जब भी क्लास स्टार्ट कीजिए ना, क्लास को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, बताइए। आप लोग जो है ना, आप सेट रेगुलर आएगा, कुछ भी हो जाए, ठंडा का मौसम आएगा, रगड़ के दम पढ़िए, 12 घंटा डेली पढ़िए, कुछ भी हो जाए इस बार वर्दी लेकर रहना है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। और जो भी होमवर्क दिया जाता है ना, यहाँ पे इसका जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है, सभी लोग होमवर्क को अच्छे से पढ़िए। और बाकी जिसका भी डिस्कशन क्लास आता है ना, सारा डिस्कशन क्लास देखिए। बस 2 बुक का नहीं आता है, एक लुसेंट चैप्टर क्यों नहीं आता है, बाकी उसको जो है ना 1-2 बार पढ़िए, कोशिश कीजिए पढ़ने का। बाकी क्लास देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो जाएगा, एक तरह से माइंड में जो याद हो जाएगा। इसलिए डिस्कशन क्लास को ना देखा कीजिए, जो होमवर्क का डिस्कशन क्लास आता है। जितने भी क्लास इस चैनल पे आता है ना, सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए। आपका जीके जीएस में जो है ना एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, एग्जाम में बता देते हैं, इतना आप लोगों का प्रैक्टिस करवा देंगे। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, चौधरी रहमत अली है। क्या है, चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, बताइए। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, तो जोंगखा है। क्या है, जोंगखा, याद रखिएगा। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, जोंगखा है। क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है, बताइए। कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी। श्रीलंका नहीं है, लेकिन भूटान, नेपाल और अब पाकिस्तान है, याद रखिएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो श्रीलंका नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है, नेपाल है और भूटान है। क्वेश्चन नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई, बताइए। कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 है। कितने हैं, 5 राज्य जुड़ी हुई है, याद रखिएगा, 5 जुड़ी हुई है। भारत के 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। अब भारत की मुख्य भूमि बोलेगा, समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़कर है। और याद रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ जो है ना कौन कौन राज्य लगता है, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा असम, ये जो है ना, ये 5 स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। कौन कौन, याद रखिएगा कौन कौन, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है 41 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई, बताइए। कह रहा है कि किस राज्य की सीमा जो है मिजोरम के राज्य से नहीं जुड़ी हुई है, याद रखिएगा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन, 41 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। मेघालय नहीं है जुड़ा हुआ, लेकिन त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम जुड़ा हुआ है। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई, मेघालय का नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन असम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों का जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था कि उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, बताइए। कह रहा है गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, लखनऊ। क्या है, लखनऊ को, याद रखिए, लखनऊ। अब आई क्वेश्चन नंबर 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए, उड़ीसा से है। पाइका नृत्य बोलेगा किससे संबंधित है, उड़ीसा से है।
पाइका नृत्य जो है ना भारतीय राज्य उड़ीसा संबंधित है। और उड़ीसा के लोक नृत्य कौन कौन है, याद रखिए, पाइका, मुंडरी, अय्या, ये सब क्या है, तो उड़ीसा का जो है ना नृत्य है। और गुजरात का नृत्य बोलेगा तो गरबा होता है, टिपानी होता है, भवई होता है। मिजोरम का बोलेगा तो पाखुपिला होता है, चिरोकॉन होता है। अगर झारखंड का बात करेगा तो सरहुल होता है, जटजटिन होता है, कर्मा होता है। अगर पश्चिम बंगाल का बात करें क्या क्या नृत्य होता है, तो जात्रा, बाउल और मरसिया होता है। अब पंजाब का बात करेगा तो भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का है, तो पंजाब का लोक नृत्य है। अब बिहार का बताइए, आप लोग कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए बिहार राज्य की प्रमुख लोक नृत्य क्या है, बताइए बताइए कहाँ बिहार राज्य का प्रमुख लोक नृत्य क्या क्या है, बताइए। ये जो गोदना है ना, गोदना, ये बिहार का ही, याद रखिएगा, गोदना बिहार का है। और यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और भरतनाट्यम से नृत्य संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये सब बहुत फेमस है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, ये सब दोनों जो कलाकार हैं ना, भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है, बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। क्या है, NR नारायण मूर्ति है। क्या है, NR नारायण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, कह रहे 45 नंबर की निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था, बताइए। कह रहा है कि निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। क्यों किया था, शाहजहां। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 46 का क्या होगा, तो डी, जहांगीर वल्क खां का युद्ध जो है ना, ये गलत है। इसमें सही क्या है, बाबर खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध और अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये बिल्कुल सही है। तो याद रखिए ना कि जहांगीर वल्क खां का युद्ध सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वल्क खां का युद्ध जो हुआ था ना 1686 में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में, तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ना कि जहांगीर के, इसलिए गलत है। और याद रखिएगा कि इस समय बुखारा और बल्ख दोनों में नजर मोहम्मद के अधिकार में था, याद रखिएगा। ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि अशोक के सबसे बड़े प्रधान शिलालेख कौन सा है, बताइए। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी। क्या है, तो डी, 13वां शिलालेख है। क्या है, 13वां शिलालेख, याद रखिएगा। अशोक के सबसे बड़ा जो है ना प्रधान शिलालेख 13वां शिलालेख है। इसमें जो है ना 13वां शिलालेख में अशोक का कलिंग विजय का वर्णन बोलेगा 13वां शिलालेख में किया गया है। और ये जो है ना कलिंग विजय का यह युद्ध जो है, यह युद्ध बोलेगा तो 261 कलिंग का जो युद्ध हुआ था ना 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेखों को उत्कीर्ण ब्राही लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने का सफलता अर्जित किया था। अशोक के अभिलेख जो है ना सर्वाधिक प्राकृत भाषा में है। और 1750 में पाटृदी फैलेंथर ने सबसे पहले अशोक शिलालेख को पता लगाया था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 48 कह रहा है कि सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, याद रखिएगा। इसका कुछ याद रखिएगा, सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सहित और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सुएज स्थित है। क्या है, तो कह रहा है कि सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सहित तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सुएज स्थित है। सुएज नहर का निर्माण जो है 1869 में हुआ था। कब हुआ था, 1869 में, याद रखिए 1869 में हुआ था, सुएज नहर का निर्माण हुआ था। और सुएज नहर जो है ना लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सुएज नहर किसको जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 49 पे, 49 नंबर क्वेश्चन, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, बताइए। कह रहा है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी होगा। क्या होगा, वृहत हिमालय व पीर पंजाल, वृहत हिमालय व पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि शून्य आधार बजट की अवधारणा थी, बताइए क्या थी। शून्य आधार बजट की अवधारणा क्या थी, 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 50 का ऑप्शन नंबर सी होगा, P.A. पायर ने। क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है, बताइए। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है, 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था, बताइए। कह रहा है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पे किसने हस्ताक्षर किया था, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए डी होगा ऑप्शन क्या, तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा। क्या होगा, शाह सूजा। तो कह रहा है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पे किसने हस्ताक्षर किया था, साइन किया था, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है 1917 में महात्मा गांधी ने
बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए किसका दौरा किया था, बताइए। कह रहे हैं 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए किसका दौरा किया था। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, चंपारण। क्या है, चंपारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम, कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, बताइए। ये स्वतंत्रता संग्राम का जो घटना था ना उसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें कौन होगा, तो याद रखिएगा ना कि 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 54 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी। 1 4 3 2, क्या है, 1 4 3 2 होगा। याद रखिए इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, सबको पता है 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और याद रखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था, इसका बात करें तो ये हुआ था 1920 से 22 में हुआ था। 1920 से 22 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ध्वज सत्याग्रह। ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1923 में हुआ था। कब हुआ था, 1923 में, याद रखिएगा। ये हुआ था 1923 में हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, याद रखिए 1942 से 44 के बीच हुआ था। 1942 से 44 के बीच हुआ था। 1944 के बीच हुआ था, याद रखिएगा। ये सब पॉइंट नहीं याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 55 कह रहा है कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है, बताइए। याद रखिए 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई में। क्या है, जून जुलाई में होता है। भाई क्वेश्चन नंबर 56 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका टिक कर दे रहे हैं आंसर। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 17.1/7। 57 का आंसर बोले 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 57 का। 58 का बात करें, 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, डी, 4400 रुपया। नेक्स्ट है 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, बी, 6%। 60 का बोले तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 60 का ऑप्शन नंबर ए। 61 का बात करें, 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 61 का सी होगा। 61 का क्या होगा, सी, 2010। सॉरी नहीं जी, एक मिनट, ये क्वेश्चन है ना, देखिए कह रहा है कि 61 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था, बताइए। क्या होगा इसका राइट, 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2010 में। कह रहा है कि भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था, 2010 में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों पर त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है। क्या होगा, बताइए। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची। क्या है, 7वीं अनुसूची। कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों को त्रिस्तरीय विवरण में उल्लेखित है, तो 7वीं अनुसूची। क्या है, 7वीं अनुसूची। आइए क्वेश्चन 63 पे, कह रहा है 63वां क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, बताइए। क्या होगा। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 300 का ए। अनुच्छेद 300 का ए है। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 300 का ए। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियाँ हैं, बताइए। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 है। कितना है, 2 है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी सूचियाँ हैं, तो 2 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है। कर मुक्त अनुलाभ क्या है, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। क्या है, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। नेक्स्ट है 66 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों, उसे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी संबंधों को संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी होगा। क्या है, तो भाग 11 है। याद रखिए भाग 11 है, एक और एक बीच के संबंध होता है ना, याद रखिए केंद्र और राज्य के बीच संबंध बोलेगा तो भाग 11 होगा, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 11 में जो है ना केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध। अगर अनुच्छेद का बात करेगा तो क्या होगा, 245 से 255। अगर भाग का बात करें 11 होगा, याद रखिए भाग बोलेगा तो 11, अनुच्छेद बोलेगा 245 से 255 होगा। और संविधान का भाग जो है ना, याद रखिएगा संविधान का भाग क्या है, 13 में क्या है, सॉरी भाग 8 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संविधान के भाग 8 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित वर्णन है। इस सब पॉइंट ना याद रखिएगा। अब भाग 9 में क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 67 पे, कर रहा है नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए, आयरिश संविधान से। क्या है? आयरिश संविधान से, इसको ना आयरलैंड बोलते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो आयरिश के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, इसी को आयरलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, ये कह रहा है कि 2011 की गणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है, बताइए। कह रहा है कि 2011 की गणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? केरल है। क्या है? केरल। वही क्वेश्चन 69 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मतलब बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 होगा। क्या? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 129 है। क्या? अनुच्छेद 129 है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के में राष्ट्रीय शासन लगाने का अधिकार देता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रीय शासन लगाने का अधिकार देता है, तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 356। क्या? अनुच्छेद 356 है, याद रखिएगा। भारत संविधान का अनुच्छेद जो है ना, भारत संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों से में राष्ट्रीय शासन लगाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय कौन सा है, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उच्चतम न्यायालय है। क्या है? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं का चुनाव आयोजित करता है कौन, बताइए। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव आयोजित करता है कौन, तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, बताइए। कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास है। क्या है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोल्डू त्यौहार मनाती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोल्डू त्यौहार मनाती है, तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोडव है। क्या है? कोडव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की है, बताइए। मेजबानी की थी 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? भारत है। क्या है? भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था, तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 से 51। नेक्स्ट है कह रहा है कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरन है। क्या है? फेरन। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है, तो फेरन है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था, तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी, 28 मई 2023 को किया गया था। 28 मई 2023 को किया गया था। और इसमें याद रखिए नई संसद भवन है ना, इसमें लोकसभा का सीट बोलेगा तो 888 है। नया जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा का सीट बोलेगा तो 888 है, और राज्यसभा का बोलेगा तो कितना है, 384। ये क्वेश्चन ना पूछा हुआ है, शायद यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो याद रखें नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन जो है ना पीएम मोदी द्वारा कब किया गया था, 28 मई 2023 को किया गया था। और इसमें लोकसभा का सीट बोलेगा तो कितना है, तो 888 है, और राज्यसभा का बोलेगा 384 सीट है। और याद रखिएगा पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में ऐतिहासिक संगोल की स्थापना की, संगोल का जो है ना इसी में स्थापना किया गया है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे
कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है, बताइए। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना करने की घोषणा की है। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी, ब्रिस्बेन है। क्या है? ब्रिस्बेन, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में ही ना, याद रखिएगा, मोदी जी क्या किए थे, हैरिस पार्क का नाम बदलकर जो है लिटिल इंडिया कर दिए थे। मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सिडनी के हैरिस पार्क का नाम क्या कर दिया? लिटिल इंडिया कर दिया था। आइए क्वेश्चन आ रही है 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है, बताइए क्या गया है। कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत उद्यान। क्या है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, बताइए। उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? 83 का ऑप्शन नंबर डी, सुभाषिष तालापात्र। क्या है? सुभाषिष तालापात्र। नेक्स्ट है, विश्व नागासाकी दिवस, बताइए। विश्व नागासाकी दिवस 2023 की तिथि को मनाया जाता है, बताइए। तो 84 का याद रखिए, 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर 84 का जो है ना बी होगा, 9 अगस्त होगा। क्या होगा? 9 अगस्त। अगर यहाँ पर नागासाकी बोल रहा है ना कि तो 9 अगस्त है। और याद रखिएगा कि इसी में जो है ना विश्व नागासाकी 2023 9 अगस्त को मनाते हैं। इसी में जो है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है, और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी मनाया जाता है, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे फैटमैन नामक परमाणु बम जो है यूएसए गिराया था, याद रखिएगा। तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं, 9 अगस्त को नागासाकी। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए बैग एग मीन्स क्या होगा। ए बैड एग मीन्स क्या होगा। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैड पर्सन। क्या है? ए बैड पर्सन। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ इंडिया खालिस्तान बाई जवाहरलाल नेहरू। क्या भराएगा, बताइए। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज बीन रिटेन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटेन जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, हैज बीन रिटेन बाई जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है। रेसिस्टेंस मतलब होता है ना, ये नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? विरोध या प्रतिरोध करना। इसका सिनोनिम्स बोल रहा है ना, तो याद रखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रिफ्यूजल। क्या होगा? रिफ्यूजल, याद रखिएगा। रिफ्यूजल मतलब क्या होता है? इनकार करना। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बताइए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा। तो 88 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस क्या होगा? एम्ब्रेस, एम्ब्रेस होगा, याद रखिएगा। एम्ब्रेस मतलब क्या, ये जो है ना इनकरेक्टली है, याद रखिएगा। इसमें बोल रहा था ना रॉन्गली, एम्ब्रेस जो एक गलत है। इसमें जो है इनकरेक्टिव शब्द है, इसकी सही सा स्पेलिंग होता है EMBARRASS होता है, EMBARRASS होगा, तब सही होगा। ठीक है। आगे आइए 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। मैं आज घर पर हूँ, बताइए। एक ट्रांसलेशन का जो है ना आप लोग को क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, इसके पहले का जो एग्जाम रद्द हुआ था 2023 में, उस दोनों जो क्लास करवाए हैं ना, सभी क्लास को देख लीजिएगा। दोनों क्लास आपको अंदाज पता चल जाएगा ना कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, अगस्त में एग्जाम होगा। और दोनों का पीडीएफ जो है ना, दोनों का फुल डिटेल पीडीएफ 20-20 पेज का शायद था, सारा हम दोनों पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे भेज चुके हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम का लिंक क्लिक करके उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 89, इसमें क्या है, मैं आज घर पर हूँ। तो 89 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, आई एम एट होम टूडे। आई एम एट होम टूडे। नेक्स्ट है 90 नंबर कह रहा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स्ड फ्रॉम नाउन। सफ्रोकेट वर्ब है, इसका क्या होगा। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? क्या है? वर्ब है, इसको बोल रहे हैं क्या होगा। तो सफ्रोकेट मतलब क्या होता है? सफ्रोटेशन होता है, SUWFOCATION इसमें जुड़ जाएगा। नहीं, 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या है, बताइए। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या है। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CHCl3 है। क्या? CHCl3 है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 92 पे 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्रकाशिक उष्मा एक्स की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक्स हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। एक प्रकाशिक उपकरण है, एक्स की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो एक्स का क्या हो सकता है। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या तो अवतल लेंस होगा या तो अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, बताइए। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 93 का सी होगा। स्थिति ऊर्जा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। तो कह रहा है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। स्थिति ऊर्जा कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है 94 कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे परिवहन करता है।
रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। नेक्स्ट 95 का राइट क्वेश्चन नंबर कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 95 का बी होगा। क्या होगा? बी, 331 मीटर प्रति सेकेंड होगा। वायु में जो होता है ना, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगा 331 मीटर प्रति सेकेंड। अगर पारा का बात करें तो 1450 होता है, CO2 का 260 होता है, जल का 1483 होता है, समुद्री जल का बोलेगा तो 1533 होता है, एल्यूमिनियम का 6420 होता है, लोहा का 5130, एल्कोहल का 1213 होता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। बाकी 96 कह रहा है कि वाह आप आ गए, इसमें अवयव क्या है बताइए? वाह आप आ ही गए, ऐसे है। कह रहा है वाह आप आ ही गए, इसमें अवयव क्या है? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाह है। क्या है? वाह। नेक्स्ट है दिव्यालय शब्द का कौन सा समास है बताइए? दिव्यालय शब्द कौन सा समास है? तो 97 का ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष है। क्या है? तत्पुरुष। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लूट शब्द का कौन प्रत्यय लगेगा बताइए? लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? एरा है। क्या है? एरा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है बताइए? 20 के दांत कैसी कहानी? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए? इसमें कौन सा शब्द जो है ना लिखा हुआ शुद्ध है बताइए? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? हितैषी। हितैषी क्या है? शुद्ध शब्द है। हितैषी क्या है? शुद्ध शब्द है, याद रखिएगा। तो ये सेट नंबर था 7। सभी लोग क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। भाई क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट ग्रुप। और शाम में 3 बजे होता है आप लोग का प्रैक्टिस सेट होता है। और हम एक और आपसे पूछना चाह रहे हैं ना, आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपको पता है कि बिहार द्वारा वैकेंसी आने वाला है, 2000+ वैकेंसी आने वाला है। तो हम ना एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब टेस्ट ग्रुप में बोर्ड के द्वारा भी स्टार्ट होगा। तो आप लोग टाइम बताइए ना कि कब बिहार द्वारा हम टेस्ट लें 100 क्वेश्चन का, एकदम फुल्ली जो है ना NCERT क्वेश्चन डालेंगे सारा, जो एकदम जो है ना क्वेश्चन देखिएगा तो लगेगा कि हाँ क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन डाला हुआ है। और सारा एग्जाम में जितने भी एग्जाम हो रहा है ऑल इंडिया में, सारा प्रीवियस क्वेश्चन पहले करवाएंगे, जितना 1 महीना हो 2 महीना हो, सारा पहले प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ बिहार द्वारा का टेस्ट तो बिहार पुलिस का हो ही रहा है 3 बजे, और एक शाम में का टेस्ट हो ही रहा है, लेकिन एक और हमको टाइम चाहिए, उसमें हमको बिहार द्वारा 100 नंबर का क्वेश्चन लेना, उसमें टाइम रहेगा 30 सेकेंड। ठीक है। और बाकी जो एक बिहार द्वारा का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक आया, प्लेटफॉर्म ही निकाला है, तो आप लोग के लिए जो है ना आपको यूट्यूब पर भी आपको एक प्रैक्टिस सेट करवा जाएगा बिहार द्वारा का। पहले क्वेश्चन बैंक करवा देंगे, बाकी तो ज्ञान बिंदु करवा ही रहे हैं। बाकी हम प्लेटफॉर्म का बुक लाएंगे मार्केट से, आज ले आएंगे। ठीक है। तो कल से ना आपको हम बिहार द्वारा का एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है 23 में 24 जितना 23 में एग्जाम हुआ है, और इसके पहले जितना भी एग्जाम हुआ 2008 से लेकर 2023-24 तक मेंस तक जो एग्जाम हुआ है सारा का हम पहले क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ ये जो हम बोल रहे हैं कैसा लगा। और जो टेस्ट ग्रुप है ना, टेस्ट ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें बिहार उसका भी प्रैक्टिस सेट होता है, और एटेरिया का जो NCERT बुक है उसका भी होता है, और एक हमको बिहार द्वारा का स्टार्ट करना है। आप लोग करवाए होंगे, बीच में 2 टेस्ट लिए होंगे, आप देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों क्वेश्चन था, आप देखे होंगे क्वेश्चन किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसी प्रकार का जो है ना आपको एकदम एक तरह से जो है ना क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा कि लोग कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह से क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में एकदम पूरा हिट करेगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ इस जो बिहार द्रोह का टेस्ट टाइम रखें, कितना बजे रखें। और एक प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे आएगा, बिहार द्रोह का आएगा, पहले क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, इसके बाद जो बिहार पुलिस का जो रेगुलर आ रहा है वो आते रहेगा। 2 सेट बिहार पुलिस का डेली आएगा। ठीक है। तो बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, जितना होता है सब लोग ग्रुप में शेयर कीजिए, और जो भी होमवर्क दिया जाता है बिहार पुलिस के लिए आप लोग होमवर्क पढ़ा कीजिए, जितना हमसे होगा ना हम सारा एफर्ट लगा देंगे। और बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, एकदम 100% सिलेक्शन होगा। बस आप मेहनत कीजिए। अब गर्मी का समय भी खत्म हो चुका है, बस मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन 100% होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आज के यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।